जो ये जीडीपी है, ये जो ग्रोथ है, ये बढ़ती चली जा रही है। उनका कहना था कि 2 माह के दौरान महंगाई की शरह में कमी आई है। वो शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश नहीं थे और उनसे नाराजगी का इजहार भी कर चुके थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कोई भी चीज हतमी नहीं होती है, आप सब जानते हैं ना। वक्त एक जैसा रहता है। बड़े से बड़ा अमीर शख्स पल भर में गरीब हो जाता है और गरीब को अमीर होते जरा देर नहीं लगती। यानी मतलब यह हुआ कि देखते ही देखते कोई आसमान से जमीन पर आ गिरता है और कोई जमीन से आसमान की बुलंदियों पर चला जाता है। जिंदगी गैर यकीनी सूरत हाल का नाम है जनाब। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि जिंदगी उरूज और जवाल का मजमुआ है। हर उरूज को जवाल आकर रहता है। ऐसी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें नसीब और कुदरत का खेल बताया गया है। कहानी जनाब कुछ यूं है। किसी मुल्क में एक ताजिर होता था। इसका तिजारत का सारा सामान मुख्तलिफ ममालिक में बजरिया बहरी जहाजों के पहुंचाया और लाया जाता था। कई बहरी जहाज और बारबरदारी के जानवर इसकी जाती मिल्कियत थे। एक दिन वो ताजिर अपने दोस्तों के साथ जमीन पर बैठा खुशगप्पियों में मसरूफ था। गुफ्तगू के दौरान वो बार बार अपने हाथ जमीन पर रखता, कुछ मिट्टी उठाता और फिर फेंक देता। अचानक से उसका एक दोस्त ये सब देखकर चीख उठता है और कहता है कि मिट्टी तो सोना बन रही है। दूसरे दोस्तों ने सुना तो वो ताजिर की तरफ फेंकी हुई मिट्टी को गौर से देखने लगे तो वो मिट्टी वाकई में सोने में तब्दील हो रही थी। ये मंजर देखकर ताजिर को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लगातार रोने लगा। दोस्तों ने कहा कि अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने के बजाय यार तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज उरूज की इंतहा हो गई है। ताजिर ने अपने दोस्तों की बात सुनकर जवाब दिया कि हर चीज की इंतहा के बाद उसकी वापसी का सफर शुरू होता है। अच्छा, इस वाक़े को हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, कुछ ही दिन हुए थे कि ताजिर की बात वाकई में सच साबित होने लगी और चंद माह के बाद ही वो गरीब और दिवालिया हो गया। उसके कुछ जहाज डाकुओं ने लूट लिए और जो कुछ बच गए वो डूब गए। फिर ताजिर को मजबूरी के हाथों अपना घर बार भी बेचना पड़ा। फाकों की नौबत आ गई जनाब। ताजिर सब दोस्तों रिश्तेदारों का मकरूज होता चला गया। अब ताजिर पर यह वक्त आ गया था कि कोई उसे कर्ज देने तक को तैयार नहीं था। वो लोग जो मक्खियों की तरह अपने मतलब के लिए अच्छे वक्तों में उसके साथ चिपके रहते थे, वही लोग उसको देखकर अपनी राह बदलने लगे। जमाने का दस्तूर है जनाब। ताजिर का उरूज का सफर खत्म हुआ और जवाल और जिल्लत अपने इंतहा की तरफ गामजन होती रही। 2 दिन से ताजिर के घर में फाका कशी थी, ना कोई नकदी थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसको फरोख्त करके वो गुजारा कर ले। यहां तक कि मालिक मकान किराए के लिए और दीगर कर्जखा रकम के लिए बार बार ताजिर को तंग कर रहे थे। किसी ने ताजिर की हालत पर तरस खाकर कहा कि जनाब वहां पर लंगर लगा है, जाओ खाना खाओ। ये सुनते ही वो अपने दोस्त के साथ भागम भाग वहां पहुंचा तो देखता है कि लंबी कतार लगी हुई है और वो भी लंगर के हुसूल के लिए उसी कतार में लग जाता है। जब ताजिर की बारी आती है तो जनाब अंधेरा हो चुका होता है, मगरिब हो चुकी है। उसने लंगर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूरी गया था, उसने खाना नहीं खाया था, थोड़ी दूरी गया था कि वो अंधेरे में किसी चीज से ठोकर खाता है और गिर पड़ता है। हाथ से रोटी और उसमें जो सालन होता है वो सब गिर जाता है। ताजिर ने अंधेरे में टटोल कर रोटी उठाई, उसको ऊपर रखा और फिर अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। रास्ते में एक दोस्त का घर होता है। उन्होंने उसे देखा तो कहा यार अंदर आ जाओ, इस हालत में कहाँ घूम रहे हो। एक दोस्त ने वहां सारे पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ था। देखा कि उसके हाथ में कोई चीज है, आलूदा है। तो पूछा ये क्या है, तुम्हारे हाथों पर ये क्या लगा हुआ है। ताजिर ने रोटी खोल कर कहा कि उससे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन अंधेरे में वो सालन और रोटी उठा के लाया। लेकिन असल में वो सालन की जगह गाय का गोबर रोटी पर रख कर लाया। ये देखकर वो ताजिर जो वहां बैठे थे हंसने लगे और कहने लगे यार तुम ऐसे हंस रहे हो कि जैसे कारून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। उसके दोस्त हैरत से उसे देख रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है कि पागल हो गया, हाथ में गोबर लेकर आया है, उसका खाना बिक गया है और लेकिन उसके बावजूद वो हंस रहा है। दोस्तों ने ताजिर से कहा कि 2 दिन के फाके के बाद तुम्हें खाना मिलता है, उस पर भी गंदगी लग जाती है। अब अपनी बदकिस्मती पर रोने के बजाय यार तुम कैसे आदमी हो, पागल हो गए हो, खुश हो रहे हो। एक दोस्त ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि आज तो
जिल्लत व जवाल की भी इंतहा हो गई है तुम्हारे लिए। अच्छा, जब ये सुनता है ना ताजिर, तो वो जवाब देता है। वो कहता है कि हर चीज की इंतहा के बाद, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वापसी का सफर शुरू होता है। ताजिर ये बात कहकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। कुछ ही अरसे बाद जनाब, कुछ ही दिन गुजरते हैं और फिर लोग देखते हैं कि जनाब चंद ही माह में वहां पर खुशहाली आ जाती, यानी ताजिर के घर पे खुशहाली आ जाती। जो लोग ताजिर के जवाल का मजाक उड़ा रहे होते थे, वो सब शर्मिंदा होते हैं और रुस्वा हो जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर आप पर उरूज का वक्त चल रहा है तो ज़्यादा गुरूर ना करें, बल्कि गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि इंतहा के बाद वापसी शुरू होती है। अगर आप पर जवाल आया हुआ है तो दूसरों के तानों से परेशान हरगिज ना। अनकरीब जवाल भी अपनी इंतहा को पहुंचेगा और फिर वहां से चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उरूज और जवाल आते जाते रहते हैं। आप इससे राजी हो जाए, अल्लाह से राजी हो जाए, फिर इसके बाद रब जाने और उरूज और जवाल की कहानी जाने। नाज़रीन, उरूज और जवाल जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें बुरे वक्त की मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए और अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी किस्म के गुरूर में मुब्तला ना हो। कहानी में ताजिर के उरूज से जवाल और जवाल से उरूज तक का सफर बयान किया गया है, लेकिन एक ऐसा हकीकी किरदार भी है। मैं कहानी इसलिए सुनाता हूं क्योंकि हकीकी किरदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से उरूज और जवाल देखे हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि मेरा और आपका वजीर आजम इमरान खान है। जनाब, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत नहीं, ज्यादा संगीन उरूज देखे। उनके क्रिकेट कैरियर में एक ऐसा वक्त आया था, बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, एक ऐसा वक्त आया था जब उनको इंजरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था उस वक्त कि अब वो दोबारा क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने इन जवाल के दिनों के बाद इमरान खान का एक और अच्छा वक्त देखा। जो लोग कहते थे कि अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, उन्होंने देखा कि इमरान खान ने अच्छी क्रिकेट खेली, और ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेली बल्कि अपने कैरियर के उरूज पर पहुंचे, कौम को 92 के वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। इसी तरह उनकी सियासी कैरियर पर नजर डालें तो यहां भी उनकी इब्तिदा कुछ अच्छी नहीं थी। आप सब जानते हैं, उन्हें इलेक्शन में सिर्फ एक ही नशिस्त मिली थी जो इलेक्शंस हुए थे। 2008 में उन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया, लेकिन उनके सियासी कैरियर के जवाल के बाद उनके इलेक्शन का उन्होंने, जो 2011 में हुआ था गालिबन, मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया था, और ये जलसे ने तहरीक पाकिस्तान की काया पलट दी। अवाम का ठाटे मारता समंदर शुरू हुआ था, और फिर वो पीक शुरू हुआ 2011 में। जो समंदर सामने आया था उससे इमरान खान ने खिताब किया, और उसके बाद सियासी मंजरनामे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नजर आते थे, लेकिन फिर एक तीसरी जमात उभरती हुई नजर आई, और वो थी तहरीक इंसाफ की। फिर 2013 के इलेक्शंस आए। तवक्को तो सब यही कर रहे थे, मैं भी ये तवक्को कर रहा था कि जनाब इलेक्शन तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी, लेकिन नताइज तवक्को के बरक्स निकले, और यूं इमरान खान को सियासी लिहाज से एक बार फिर जवाल का सामना करना पड़ा। लेकिन 2 दिहाई से जायद सियासी जदोजहद के बाद बिलाखिर वो साल आया, यानी 2018, वो आम इंतखाबात आया जब इमरान खान ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी ने उनके कदम चूमे और वो मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हो गए। लेकिन इस उरूज के साथ उन्हें माशी जवाल का सामना करना पड़ा। जब मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता है, जब माशी सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो जाती है, कोरोना जैसी वबा मईशत पर डंक मारना शुरू कर देती है, जब महंगाई का आसेब गरीबों की नींदें उड़ाने लगता है, और अपोजिशन महंगाई के नाम पर हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें तेज करना शुरू कर देती है। लेकिन रुके अभी, लेकिन अब सियासी पंडित ये पेशगोई करने लगते हैं कि अनकरीब इमरान खान की हुकूमत इस जवाल से निकलने वाली, और यकीनी तौर पर उन्होंने मुल्क को बढ़ता हुआ देखा है, क्योंकि उन्होंने जीडीपी का जिक्र किया है और ये कहा है कि ये तीर चलेगा, और इस तरह से चलेगा कि इस साल मुल्क की ग्रोथ रेट में नुमाया तब्दीली है। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमत का ये दावा है कि जनाब जो ये जीडीपी है, ये जो ग्रोथ है, ये बढ़ती चली जा रही है, 5.37% तक पहुंच चुकी है। चलें, हुकूमत के दावे पर सवाल, लेकिन हैरान कुन तौर पर नून लीग के मिफ्ता इस्माइल अपोजिशन में है ना, वो तो हुकूमत की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हुकूमत के इस दावे पर कोई भी बयान नहीं देते, उल्टा उन्होंने हुकूमती दावे की तस्दीक कर दी। नाज़रीन, ये सवाल नहीं कि मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने पहले हुकूमत की ग्रोथ रेट बढ़ाने के दावे किए थे, अब हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। उस पर कई इल्ज़ाम भी लगा चुके थे पहले वो, लेकिन अब वो उसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने ग्रोथ रेट में छेड़छाड़ की है, ये भी उन्होंने कहा था।
लेकिन इस बार मिफ्ता इस्माइल ने चूचरा किए बगैर ही ग्रोथ रेट के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। यानी हुकूमत जो कह रही है वो सही कह रही है, ये साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। यही वजह है वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर से अपनी भरपूर फॉर्म में नजर आते हैं। उन्होंने अपोजिशन को तनकीद के तूफान से हिला कर रख दिया है और हुकूमत गिराने आई और उनकी धमकियों पर अपोजिशन को बड़ी सख्त वार्निंग दे दी है। और तो और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है। आप वज़ीर आज़म का एक क्लिप देखिए, फिर दिलचस्प कहानी आगे बढ़ेंगे। अच्छा जनाब, ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू गई। क्या कहा उन्होंने, आपने सुना। वज़ीर आज़म इमरान खान को और अपनी हुकूमत का भरपूर तरीके से ना उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफीन को सख्त पैगाम भी दिया है बल्कि दिफा करते हुए वो नजर भी आए हैं। बल्कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को दो टोक और वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अगर जनाब जैसी बातें हो रही हैं, अगर अपोजिशन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर निकल आऊंगा, और अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो फिर अपोजिशन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी ये बात साफ है कि अगर अपोजिशन किसी तरीके से हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है तो इमरान खान खामोशी से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो सड़कों पर निकल आएंगे और अवाम को मोबिलाइज करना शुरू करेंगे। अब इमरान खान इस जारहाना अंदाज की एक वजह यह भी हो सकती है कि बकौल हुकूमती दावे के इस वक्त मुल्क की जो शरह नमू है 5.37% हो चुकी है और वज़ीर आज़म ने बहुत काविशों के बाद मईशत की सांसें बहाल की हैं। इसीलिए उम्मीद है कि अब वो मुल्क की माशी बदहाली से मुकम्मल तौर पर मुल्क को निकाल लेंगे। इसीलिए वो बहादुरी के साथ अपोजिशन को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब करना है कर लो, हम देखते हैं। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त अपोजिशन ने महंगाई को अपनी सियासत का अहम हथियार बना लिया। इसके अलावा उनके पास कोई हथियार है भी नहीं और अपोजिशन को भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि अगर मुल्क में महंगाई खत्म हो जाती है तो अपोजिशन के पास सियासत करने के लिए बचता क्या है। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि उनके पास क्या बचेगा। हाँ, अपोजिशन इस पर वावेला जरूर कर सकती है कि हुकूमत ने मसनूई तरीके से महंगाई पर काबू पा लिया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल मान गए हैं कि मुल्क की जो ग्रोथ रेट है वो 5% से ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब अपोजिशन ये शोर डालेगी कि महंगाई तो वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन एक बात पर आप गौर जरूर करें जनाब, महंगाई 3 महीने और हुकूमत की वुज़रा ने इस बात का एतराफ़ किया है, ये दावे किए हैं कि अब महंगाई कम होगी। जिस तरह ग्रोथ रेट बढ़ने के दावे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे, पहले तस्दीक कर रहे थे, ऐन मुमकिन है कि हुकूमत का महंगाई पर काबू पाने का दावा भी आने वाले वक्तों में दुरुस्त साबित हो जाए। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि ये सब चीज़ें बेहतर होंगी। वज़ीर आज़म इस हवाले से पुरुमीद नजर आते हैं, तभी तो वो शहबाज शरीफ को महंगाई पर लेक्चर देने पर आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ असेंबली में खड़े होकर 2-2 घंटे तक महंगाई पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर वो मानते ही नहीं है बल्कि तस्लीम करते हैं कि वो कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से ना मिलने की वजह भी बता दी और कहा कि मेरा शहबाज शरीफ से मिलना ऐसा ही है जैसे मैंने उनकी करप्शन के जुर्म को कबूल कर लिया या फिर माफ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा कि माफिया और कार्टेल मिलकर पैसा बनाते। मैं शहबाज शरीफ के केसेस में ज़ाती दिलचस्पी लेता हूं। जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। कौमी मुजरिम शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना कौम से गद्दारी होगी, क्योंकि उस शख्स ने अपने बेटे और दामाद को मुल्क से फरार कराया। अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे, ये इमरान खान ने कहा। अच्छा, इमरान खान के कल के खिताब में पैगाम शहबाज शरीफ के लिए भी था और उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि जनाब एप्लीकेशन जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को यह भी कहा कि जनाब मंसूर चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए आए, लेकिन शहबाज शरीफ उस करप्शन पर कोई बात करना ही नहीं चाहते। और फारूक हबीब ने भी शहबाज शरीफ की करप्शन पर पर्दा उठा दिया। वज़ीर आज़म के सवाल को फिर से दोहरा दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुना जनाब आपने फारूक हबीब को कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अरबों रुपए शहबाज शरीफ के खातों में ट्रांसफर कराए गए और मंसूर अनवर ने मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ का साथ दिया, लेकिन शहबाज शरीफ आज तक मंसूर नामी इस किरदार के बारे में कुछ बात ही नहीं करते, कुछ कहते ही नहीं है। हुकूमती जमात ये समझती है कि अपोजिशन सर से पांव तक लेके करप्शन में डूबी हुई है और वह अपने आप को एहतिसाब से बचाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। फारूक हबीब भी इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब भी शरीफ खानदान मुश्किल में होता है तो इदारों को मुतनाज़ बनाना शुरू कर देता है, अदालतों पर दबाव डालना शुरू कर देता है। हुकूमत जो गिला
फरूख हबीब कर रहे हैं, वही गिला राना सनाउल्लाह भी करते हुए नजर आते हैं। उनके होठों पर है और वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत अदालतों को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उन पर दबाव डाल रही है। क्या कह रहा है राना सनाउल्लाह, आइए देखते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उनका हदफ तनकीद फरोग नसीम और शहजाद अकबर थे। राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर साहब ने फरोग नसीम को मुख्तलिफ कुव्वतों का एजेंट भी करार दे दिया, जबकि जजेस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। शहजाद अकबर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जजेस को प्रेशर में लाकर उनसे अपनी पसंद के फैसले ले सकें, ये वो दावे करें। वैसे अब राना सनाउल्लाह का शहजाद अकबर से मुतालिक गिला दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि शहजाद अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने मुशीर बराए एहतसाब के हवाले से बयान भी जारी किया है और इस्तीफ़ा भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब उनके इस्तीफ़े की वजह यही समझ आती है कि जनाब शहजाद अकबर शायद दुरुस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियां हरगिज़ अदा नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, और बहुत से रहनुमा तो एक एक करके जेल से बाहर आते चले जा रहे हैं। ये भी खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं जनाब कि शहजाद अकबर की इस कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म खुश नहीं है। ये बात तो जनाब हकीकत है कि एहतसाब का शिकंजा इतना तंग नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। बड़ी बड़ी मछलियां आज़ाद घूम रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन को हर तरफ यकतरफा और जानिबदार एहतसाब ही नजर आता है, और उसी का वो शिकवा। और नून लीग इसी वजह से ये क्लेम करती है कि सब कुछ इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से हो रहा है। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, और इसी वजह से नहीं आएंगे क्योंकि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला जनाब खुद नवाज शरीफ ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं वो आइए देखते हैं। जनाब सुना आपने मोहम्मद जुबैर को, लीगी रहनुमा कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं भाई। पनामा में जो कुछ हुआ तारीख उसमें मिसाल नहीं मिलती है भाई। नवाज शरीफ को जब दिल करेगा वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके रहेंगे, जबकि हुकूमती तर्जुमानों का मौक़िफ़ ये है कि लीगी रहनुमा का नवाज शरीफ वापसी से मुतालिक बयान में डील की तलब छुपी हुई है। नाजरीन, तमाम अपोजिशन की जमातें डील और ढील के चक्कर में लगी हुई हैं, एक दूसरे को चक्कर दे रही हैं। पीपल्स पार्टी किसान मार्च का आगाज भी कर चुकी है और इसके अलावा 27 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए बेच रही है, और राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए हमसे और ज्यादा इंतजार अब नहीं होता भाई। क्या कह रहे हैं वो आइए देखते हैं। जनाबे वाला गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और इमरान खान साहब ने क्या कहा है ये भी आपने मुलाहिजा किया, अपोजिशन क्या कह रही है ये भी आपने मुलाहिजा किया। नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे फिर पीडीएम हो, सब ने महंगाई के खिलाफ अब लॉन्ग मार्च की बातें करना शुरू कर दी हैं, अब एहतजाज की बातें करना शुरू कर दी हैं। और फिर वही बात कि जनाब महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान भी, उनके वुज़रा भी इस बात को तस्लीम करते हैं महंगाई है, लेकिन वो इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब आपने जो सौदे किए बिजली की कीमतों के हवाले से, उस वजह से हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी। जबकि अपोजिशन कुछ अलग बात करती है। अपोजिशन ये करती है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है, इसमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये हुकूमत चला सके, और अब इस हुकूमत का ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। लेकिन अवाम की बात कौन करेगा, हुकूमत करेगी या पोजीशन करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जनाब अवाम ने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर बरा एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर के इस्तीफा देने के बाद अब हुकूमत नए नामों पर मुशावरत कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते से मीडिया में खबरें चल रही थी कि इमरान खान ने शहजाद अकबर को हटाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश नहीं थे और उनसे नाराजगी का इजहार भी कर चुके थे। ज़राए का यह भी कहना है कि जनाब 18 जनवरी को काबीना कमेटी की मीटिंग में शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल उठाया था, जिस पर शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ की वापसी को मुश्किल करार दिया था। और पिछले कुछ अरसे से शहजाद अकबर शरीफ खानदान से मुतालिक तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत में शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए जनाब कहा गया है कि आपने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ना देकर बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की है। 10 रोज में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स खुसूसी बोर्ड को पेश करें। रिपोर्ट्स ना देने पर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। दूसरी जानिब
अपोजिशन की एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही है और एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत का खात्मा भी। सूरत हाल बनती हुई क्या नजर आ रही है? नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे? इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो सड़कों पर आऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाऊंगा। इसी पर मजीद बात करेंगे सीनियर तर्जकार रजा रूमी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। रूमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि इमरान खान साहब ने कल कहा था अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इनका इशारा किसकी तरफ था? आपने बहुत मुश्किल सवाल दाग, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने मुझे जवाब दे दिया। देखिए, कांधे तो उन्होंने बंदूक रखी ऑपोजिशन के कांधे पर। अच्छा। और उन्होंने हर जगह फायरिंग की धड़ाधड़, जैसे मीडिया को भी आड़े हाथों लिया, अपने जो मुखालिफिन है उनको भी आड़े हाथों लिया। और जो इस वक्त मुल्क में देखिए उनके खिलाफ उनके निकाले जाने की अफवाहें जो हैं तहरीक अदम एतमाद की या उनकी या हुकूमत की तब्दीली की, वो तो बड़ी देर से गर्म है। इस्लामाबाद में तो खुसूसन यही गुफ्तगू होती है हर ड्राइंग रूम में और हर महफिल में। तो जाहिर बात है खान साहब को भी इसका इल्म होगा। और पाकिस्तान में ऐसी जो भी कोई चेंज होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल होता है। तो उन्होंने इस वक्त जो है तमाम वो लोग जो कि सियासी कुव्वतें या गैर सियासी कुव्वतें जो उनको निकालना चाहती हैं या निकालने के लिए कोई प्लानिंग कर रही हैं, उन्होंने उसको भांपते हुए एक ना सिर्फ धमकी भी दे दी बल्कि अपनी सियासत को रिवाइव करने का हमें एक ये भी बता दिया कि एक ज़रिया उनको अब मिल गया है कि वो अगर निकाले गए तो वो ये बयानिया अडॉप्ट करेंगे कि जी देखो मुझे तो इन्होंने निकाला है और मुझे तो काम नहीं करने दिया, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो मुल्क की तकदीर बदल रहा था, मैं तो खलूस नीयत से रियासत मदीना बनाना चाहता था, लेकिन देखो ये सब ने साजिश करके मुझे निकलवा दिया और वही चोर डाकू करप्ट अपोजिशन आ गई, क्योंकि उनका बड़ा मजबूत बयानिया है। तो दो चीज़ें वो कर रहे थे इस पैगाम में। एक तो वो खबरदार कर रहे थे कि वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा भाई, तो मैं, उनके अपने अल्फाज थे कि मैं भी तो ऑफिस में अपने चुप करके बैठता हूँ, लेकिन मैं बाहर निकला तो खतरनाक हूँगा आपके लिए। पहली तो ये बात। दूसरी, उन्होंने ये भी पैगाम दे दिया अपनी सपोर्ट बेस को कि देखो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं अगर निकल गया या सड़कों पर आ गया या ऑपोजिशन में आ गया तो फिर आप तैयार हो जाए कि धरने पे धरने और होंगे। मुझे तो यही समझ आता है। जी अच्छा, आपको नहीं लगता हुकूमत थोड़ा दबाव का शिकार है और ये जो बयान है ये इस दबाव का नतीजा करार दिया जा सकता है? क्योंकि सर जी आप इस बात को तस्लीम करेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और उस चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की जो कोशिश है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही है जिस तरह से होनी चाहिए। आपको लग रहा है अपोजिशन जो है वो ड्राइविंग सीट पर आती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऑपोजिशन तो वैसे आपस की बात है कि ऑपोजिशन कोई ख़ास ये इतनी अहल तो नहीं है। जो आपने इनका किरदार देखा है, एक तो आपस में तकसीम शुदा हैं, हर किसी ने अपनी डेढ़ की मस्जिद बनाकर डील जी मफादात, और हर कोई डील के लिए कोशा हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि खान साहब की अपनी कारकर्दगी ऐसी है और उनकी हुकूमत की कि जो आपने महंगाई का जिक्र किया, इस वक्त वो सबसे बड़ा मसला है काम पाकिस्तानी के लिए। देखिए, मुझे आज ही कोई बता रहा था कि 150 रुपए का होता था डालडा का एक पाउच, वो अब 400 रुपए में मिल रहा है। अब आप अंदाज़ा करें ना, ये ऐसी चीज़ है डालडा के हर घर में इसके बगैर खाना नहीं पकता, पराठे नहीं बनते, नाश्ता नहीं होता। अगर चाय की प्याली हो बाज़ार में, या नान रोटी की कीमत हो, डबल रोटी की कीमत हो, दूध की, दवाइयों की, लोग इस वक्त सताए हुए तंग हैं। तो जाहिरी बात है ये उन्होंने एक मौका फराहम कर दिया खान साहब को, न सिर्फ अपोजिशन के लिए बल्कि उनको लाने वालों के लिए भी, कि उनकी सारा मलबा उन्हीं पे जा रहा है। देखिए, खान साहब की अपनी कितनी कोताही हो या ना हो, जाहिर बात है उनको बड़े मसाइल विरसे में भी मिले, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग जो उस वक्त गवर्नमेंट होती है उसी की तरफ देखते हैं, उसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये बयानियाँ भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ और इसाक डार ने क्या किया या जरदारी ने क्या किया। इस वक्त जो अवाम है, खुसूसन खान साहब के सपोर्टर्स, वो खान साहब की तरफ देखते हैं कि आपने क्या किया, आपने तो यहाँ तक पहुँचा दिया मुल्क को। तो ये एक बात है। दूसरी, बिल्कुल दबाव है, उनको दबाव है बहुत से हलकों की तरफ से, और वो दबाव की वजह से ही तो कल उन्होंने ये बात कही। ये एक पैनिक में बयान ऐसे दिए जाते हैं जब आपको लग रहा होता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, तो फिर आप आगे से
कुछ धमकी भी देते हैं। अगर आपको याद हो, मियां नवाज शरीफ ने 1993 में जब गुलाम इसाक खान सदर थे उस वक्त, उन्होंने उनसे कहा था नवाज शरीफ को कि आप इस्तीफा दे दें। तो मियां साहब जो है वो पीटीवी पर आ गए और उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो ये स्पीच उनकी, बहरहाल वो तो उन्होंने फारिग कर दिया इसाक खान साहब ने सब कुछ कहने के बावजूद। तो मुझे कल की बातें सुनकर वो 93 का याद आ गया। पता नहीं आप उस वक्त कितने बड़े थे या पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, लेकिन बात ये है कि ये तारीख हमने देखी है, चूंकि 20 भी इतनी पुरानी नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात है, लेकिन चूंकि टीवी तारीख पढ़ते हैं, थोड़ी तारीख पढ़नी चाहिए, सियासत पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही सर यहाँ तक आते हैं ताकि आप जैसे लोगों से बातचीत कर सकें, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। लेकिन सर एक चीज़ और भी है, महंगाई अपनी जगह पे, दूसरी बात ये होती है जो शहजाद अकबर साहब की जाना है, इनकी जो रवानगी है, ये भी कई सवालात को जन्म दे रही है। क्योंकि देखें शहजाद अकबर साहब अक्सर आके बात तो किया करते थे कि पोजीशन ऐसी है, पोजीशन ऐसी है, डकैत चोर ये वो सारा मामला, लेकिन जब इनकी रवानगी हुई तब ये नैरेटिव बनता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से पहले बनाया था कि जनाब ये चोर हैं, हम इनकी चोरी सामने लाएंगे, इन सबको हम कटहरे में लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं। बाहर का मतलब सलाखों के पीछे नहीं है। देखिए बात यह है सलमान के, आप ये मत भूलें कि शहजाद अकबर साहब को लाया गया था और उनको एहतसाब का एक बहुत बड़ा हीरो बना के पेश किया गया था कि वो इनको चोरों को पकड़ेंगे, पीछे डाल देंगे। वो खुद भी दावे बड़े बुलंदो बांग करते थे। अब मसला ये हुआ कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके अक्सर दावे धरे के धरे रह गए। जैसे आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ को इसी गवर्नमेंट ने भी, तो असद उमर साहब ने भी दो रोज़ कबल ये एतराफ़ कर लिया कि उनको नवाज शरीफ को इमरान हुकूमत ने ही भेजा बाहर। अब जिन्होंने भेजा है वही लाएंगे। फिर उनके ऊपर ये था कि जी शहबाज शरीफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग है या टीटीज जो उन्होंने बनाई है उसको साबित करके इसको तो अंदर किया जाए और नाअहल किया जाए, क्योंकि इमरान खान की जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो शहबाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ तो पहले ही नाअहल हो चुके हैं। तो वो आपको याद होगा कि वो भी मामला कुछ नहीं बना, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि यूके की जो एक स्टोरी लगी थी यूके के अखबार में, उसने तो वहाँ की अदालत ने वो उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और जो उनकी वहाँ पे जांच पड़ताल हुई, उनके अकाउंट्स की और फोरेंसिक ऑडिटिंग हुई, तो उसमें भी कुछ खास नहीं निकला। तो शहजाद अकबर साहब का जो मिशन था वो तो नाकाम हो गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन शहजाद अकबर तो एक कैरेक्टर हैं, एक मोहरे हैं। असल बात तो है कि खान साहब का सबसे बड़ा वादा ही ये था, अगर आपको याद हो तो वो कई एक दहाई से ये कह रहे थे कि वो 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा 30 दिन में कर दूंगा, फिर एक और इंटरव्यू में कहा 9 दिन में कर दूंगा। ऊपर ईमानदार बंदा आ जाता है तो करप्शन आधी तो 80% के, पता नहीं इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो कि उनकी ना तजुर्बाकारी और पाकिस्तान के पेचीदा कानूनी निज़ाम से नावाकफियत की एक अलामत थी। और अब उनको 4 साल में आटे दाल का भाव तो पता लग गया कि अदालतें कैसे काम करती हैं, प्रोसिक्यूटर्स कैसे काम करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है। तो उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तवज्जो इदारों की तरफ देनी चाहिए थी। एहतसाब खुद ही हो जाता है। सर टाइम की किल्लत है, मैं चंद सवाल आपसे करना चाहूंगा, प्रिसाइजली आपने जवाब देना। सर नवाज शरीफ को आता हुआ देखना है आप जरा क्विकली सर। जी नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे मेरे ख्याल से। मैं उसकी वजह यह कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस वक्त जो है सबसे बड़ी पार्टी, मकबूल पार्टी जो है, मतलब मैं अगर महीनों की बात करूं, एक आध महीने में मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से चंद एक महीनों में तो वो आ जाएंगे। अपोजिशन क्या करने जा रही है? पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है, नून लीग अलग है। दोनों के एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत हिला पाएगी, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? सर देखिए कल उनकी मीटिंग है पीडीएम की, और कल वो इनकी अपोजिशन की जमातों की पीपल्स पार्टी और पीडीएम के राब्ते भी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के राब्ते भी हो रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि अब मुश्तरका एक लाया अमल बनेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि तरीके अदम एतमाद कम अज़ कम स्पीकर के खिलाफ शायद फाइल की जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपोजिशन ने जनाब बिल्कुल और ये तहिया कर लिया है कि हुकूमत की वापसी के बाद ही वापस आया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहिया कर लिया है, मुस्लिम लीग नून ने भी तहिया कर लिया है। हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी तरीके से अपनी जो कामयाबियां हैं उनको बताया। जब ये शहजाद साहब के इस्तीफे के बाद ही कहा गया है कि हमारी जो कामयाबियां हैं और नून लीग की जो नाकामियां हैं उसको आवाम के सामने रखा जाए। लेकिन एक कामयाबी जो हुकूमत दावा कर रही है वो मईशत के हवाले से है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मईशत के हवाले से बात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनका कहना था कि 2 माह के दौरान महंगाई की शरह में कमी आई है। नवंबर और दिसंबर में महंगाई में इजाफा नहीं हुआ। माशी अशारियों में तब्दीली की रफ्तार मुतवाजन है और अफराते ज़र की शरह 12.3% रही। रजा बाकर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की ग्रोथ मुस्तहकम है। मिनी बजट लाने से हमारा माली खसारा मजीद कम होगा और पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक उनका कहना था कि पेट्रोलियम की कीमतें हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत को तरक्की की शरह बढ़ाने पर मुबारकबाद दी थी और अब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में तरक्की के हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शरह है। जनाब, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। फरूख सलीम साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। 9.75% शरह सूद रखी गई है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी पिछले दो साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस वक्त कोरोना नया आया था और यह कहा जा रहा था कि 13.75% शरह सूद है। फिर उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की और ये कहा कि जनाब इसको कम होना चाहिए, 7 पर लाया गया। अब इसको दोबारा बढ़ाया जा रहा है। तो आवाम ही समझना चाह रहे हैं जनाब ये तरक्की हो रही है या बताया जा रहा है कि तरक्की हो रही है? देखिए, 2 मुख्तलिफ सवालात हैं आपके जुमलात में छुपे हुए। पहला सवाल 9.75% जो शरह सूद है उसके हवाले से है। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने अच्छा फैसला किया है कि उसको मजीद नहीं बढ़ाया। तवक्को ये की जा रही है कि जिसका मिनी बजट का जिसका ऐलान किया गया था उसके नतीजे में कोई 300-350 अरब रुपया इजाफी टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके नतीजे में हुकूमत को इजाफी कर्जाजात लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तवक्को की जा रही है कि उसके नतीजे में जो महंगाई की शरह है वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए स्टेट बैंक ने ये मौजू समझा कि इस वक्त शरह सूद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छा स्टेप इसलिए है कि हुकूमत कोई तकरीबन 3000 अरब सूद की मद में सालाना अपने कर्जाजात के ऊपर पे करती है और अगर वो बढ़ा दिया जाता तो उसके ऊपर मज़ीद इजाफी बोझ आ जाता। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी कोई जो कर्जाजात ले रखे हैं उसके ऊपर 9.75% अगर सूद रहेगा तो उनके ऊपर बोझ मज़ीद नहीं बढ़ेगा। तो दोनों हवालों से अच्छी खबर है। तरक्की का आपने तरक्की का जिक्र किया, जो जिसको हम कहते हैं रीबेसिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स। टेक्निकल सा जुमला है कि जो 2005 और 2006 माली साल की बुनियाद के ऊपर तरक्की की शरह बताई जाती थी, अब वो बेस ईयर जो है उसको चेंज कर लिया गया है, वो 2015-16 पे पहुंच गया। तो आप सोचिए, सिर्फ किताबी कार्रवाई है, उसका असर ज़मीन के ऊपर या ज़मीनी हकीकत किसी तरह से बदली नहीं जाएगी। अगर रीबेस कर दिया जाए तो आप समझिए कि जो अगर लोगों के पेट खाली हैं, अगर 40% पाकिस्तानी आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, तो ये रीबेसिंग की एक्सरसाइज जो है ये उनके पेट नहीं भरना शुरू कर देगी। या अगर आप चाय में चीनी डाल के उसको मीठा करते हैं तो ये रीबेसिंग के नतीजे में ये नहीं हो सकता कि चीनी की कीमत कम हो जाए या बिजली की कीमत कम हो जाए। तो आवाम के ऊपर जो मजमूई बोझ हैं वो बढ़ रहे हैं। इस रीबेसिंग के नतीजे में उसका कोई असर आवाम के ऊपर अच्छा पड़ने वाला नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल अभी जो ये बात की गई थी, अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया और ये कहा कि जनाब स्टेट बैंक का जो सरबरा है और डिप्टी सदर भी होगा वो भी हुकूमत हायर नहीं कर सकेगी और वो अपनी तनख्वाह में, अपनी मराद में मनपसंद तरीके से इजाफा कर सकेगा और उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपको लगता है कि क्या खुदमुख्तारी वाकई में सवाली निशान उठाया गया है? जो भी बिल आया था और अपोजिशन जो एहतजाज करी वो सही है? आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस मामले में। जी, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो सियासी एहतजाज कर रही है, सियासी बातें कर रही है, उसमें माशी हकीकत मैं समझता हूँ कि नहीं है। देखिए, दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, वो 4 काम करता है या 4 जिम्मेदारियाँ उसके हवाले की जाती हैं। उसने शरह सूद का तयन करना होता है, उसमें मनी सप्लाई यानी कि कितने नोट छापे जाएंगे, क्या कितने नहीं छापे जाएंगे, उसका तयन, उसकी डिटर्मिनेशन स्टेट बैंक करता है।
बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है और उसने ये डिटरमिन करना होता है, तयन करना है कि एक्सचेंज रेट के अंदर इंटरवेंशन करे या नहीं करे। मैं समझता हूँ कि अगर इन चारों सेक्टर्स के अंदर उसको आज़ादी और खुद मुख्तारी मिल जाएगी और अगर सियासी मुदाखलत को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा इन 4 शोबों के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में जो रहने वाले 22 करोड़ अवाम है उनके लिए बेहतर साबित होगी, उनके मुफाद में ये साबित होगी। तो ये ऑपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है। ये बिल्कुल आज़ादी और खुद मुख्तारी का जो है ये कोई स्टेट बैंक को कोई स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनाने लगा। उनका काम और उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ उन 4 सेक्टर्स के अंदर ही रहेंगी और कोई नया वॉइस रॉय, जैसे कहा जा रहा है कि शायद कोई वॉइस रॉय आ जाएगा और वो हुकूमत से भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई बात होने नहीं चाहिए। अच्छा सर, माशियात की अगर बात की जाती है तो लोगों को नंबर्स इतना ज़्यादा समझ नहीं आते और जब बजट आया जाता है, मिनी बजट आते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है या फिर नंबर्स का खेल है। अब अगर मैं बात करूं ब्लूमबर्ग की, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसमें बेहतरी आई है। हुकूमत भी ये दावे कर रही है, अपोजिशन कहती है कि दावे गलत हैं, लेकिन अवाम एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं हमारा बुनियादी सवाल है, हमारी जो तनख्वाह है उसमें पहले घर चलाना कदरे मुश्किल था, आसान नहीं था बिल्कुल, लेकिन अब तो नामुमकिन होता चला जा रहा है। अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, माशियात बेहतर की तरफ जा रही है, माशी अशारी अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि आम आदमी को ये समझाने के लिए कि आपकी मईशत अच्छी जा रही है, ये बुरी जा रही है, उसके लिए आपको ब्लूमबर्ग नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई दान भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई वजीर आज़म भी नहीं चाहिए। हर पाकिस्तानी जो अपने घर से निकलता है, बाजार से आटा खरीदता है, बाजार से चीनी खरीदता है, अपने मोटरसाइकिल पे बैठता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जाता है, फिर महीने के बाद बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत जो है वो सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। तो अब हुकूमती अपने अदाद शुमार जो उनका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है, पिछले हफ्ते उसने बताया कि पिछले 1 साल में बिजली की कीमत जो है वो 60% बढ़ी। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है, खाने बनाने का तेल, उसकी कीमत 60% बढ़ी है। मसूर की दाल की कीमत 27% बढ़ी है, ये हुकूमत खुद से बता रही है। गोश्त की कीमत 20% बढ़ी है। और पिछले 1 साल में आपके जानने वालों में या आपके इर्द गिर्द वाले लोगों में आप पूछ के देख लीजिए, किसी की शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी तनख्वाह बढ़ी हो। तो अगर मजमूअ जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और तनख्वाहें उसका साथ नहीं दे रही, तो जाहिर बात है कि हर पाकिस्तानी जानता है कि उसकी मईशत जो है वो किस सिमत में जा रही है। तो सर आपको क्या लगता है किस सिमत में जा रही है? वैसे इसका जवाब आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है वो एक मईशतदान के मामले में ज्यादा बेहतर बता पाएगा। आप देखिए, सिंपल सी बात है कि पिछले 3 साल से मुसलसल जो है वो आमदन गिरती चली जा रही है और जो शरह मैंने अभी 1 साल का आपसे जिक्र किया, अगर 1 साल में आपका बिजली का बिल जो है वो 60% बढ़ गया है, अगर आपने पकौड़े या समोसे बनाने के लिए तेल लेना है वो 60% बढ़ गया है और आमदन नहीं बढ़ रही, तो आप यकीन कीजिए कि 2 धारी तलवार चल रही है पाकिस्तानियों की। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। बजट आया था, मैं अभी मिनी बजट की बात नहीं कर रहा, मैं एक बजट जब आया था उस वक्त मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, हम माहिर माशियात को लेकर बैठते थे, उस वक्त जो ये तखमीना लगाया गया था बजट का और जो आमदनी रखी गई थी उसमें मुताबिकत बहुत ज़्यादा थी। उसमें ऐसा नहीं था कि जनाब वो रेगुलर रेमिटेंस कह लें या आप ये कह लें कि जनाब टैक्स की वसूली से जितना पैसा हुकूमत ने कलेक्ट करना था उतना तो बजट ही नहीं था। तो उस वक्त अक्सर लोग ये कह रहे थे कि इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा, लेकिन वजीर खजाना ने उस वक्त ये कहा था कि जनाब मिनी बजट नहीं आएगा। तो ये क्या था? ये कैलकुलेशन गलत थी, नाअहली थी, या आपको लगता है कि उस वक्त रिलीफ देने की बात की गई लेकिन रिलीफ नहीं दिया जा सका क्योंकि आम आदमी को ये समझ आ रहा था? उस वक्त क्या था और अभी क्या है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे भी याद है वजीर खजाना साहब ने कहा था कि इस दफ़ा हमें मिनी बजट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मामला ज़्यादा पेचीदा नहीं है। बजट के हवाले से बजट के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। बजट के अंदर हुकूमत हमें अपनी आमदन का तखमीना बताती है, अपने अखराजात का तखमीना बताती है और जो खसारा है बजट के अंदर वो बताया जाता है। तो ये आप समझिए कि ये लुब्बे लुबाब है बजट का। अब अगर 6 महीने के अंदर हुकूमत को ज़रूरत पड़ गई है एक मिनी बजट लाने की, तो बड़ा क्लियर है कि या तो उसका तखमीना जो आमदन के हवाले से था वो बिल्कुल गलत साबित हो गया है,
या अखराजात के हवाले से जो तखमीना बताया गया था 6 महीने पहले बजट के अंदर, वो गलत साबित हो गया है, और या फिर आपका जो बजटरी खसारा है वो कहीं ओरिजिनल तखमीने से बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके नतीजे में आपको ये जो मिनी बजट है उसके लाने की जरूरत। तो सर थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है इसलिए कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगा। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, चाहे दावे करें या फिर बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स लेकर आएँ कि मईशत में बेहतरी आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई का जो ग्राफ है वो हर गुजरते दिन के साथ ऊपर से ऊपर जा रहा है। अवाम ही सवाल करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अगर बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतर हो रही है, ग्रोथ बेहतर हो रही है, तो जनाब हमारी ग्रोथ क्यों सुकड़ती चली जा रही है, हमारा हर महीने का बजट क्यों सुकड़ता चला जा रहा है? ये एक बुनियादी सवाल है, और ये सवाल करने में अवाम हक बजानिब है कि जनाब पहले तो गुजारा करना कुछ आसान था, कुछ मुमकिन था, लेकिन अब तो नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत को इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। जनाब इंशाल्लाह अगर मौका मिला, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे कहूँगा हमारा आखिरी सेगमेंट ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।